माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज सलाइवा एक्ट इन डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस बॉडी या बॉडी डिफेंस। किस तरीके से सलाइवा जो होता है वो प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को किसी भी डिफेंस से। मीन्स कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में इंटर करता है तो सलाइवा किस तरीके से उस पैथोजन से फाइट करता है। सलाइवा के पास कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? लाइसोजाइम एंजाइम। अगर फूड की हेल्प से कोई भी बैक्टीरिया हमारे माउथ में इंटर करता है तो वो लाइसो एंजाइम क्या करता है? वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो इस तरीके से लाइसोजाइम एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है? पैथोजन से प्रिवेंट करता है। The next question is, write the some difference between acquired and innate immunity. Acquired immunity और innate immunity के बीच में क्या डिफरेंस होता है? innate और acquired, नाम से पता चला। innate मीन्स ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले से ही प्रेजेंट है। जैसे innate मीन्स बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के समय से ही वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती, उसे कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ऐसी इम्यूनिटी जो बॉडी में पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट होती है टू फाइट द पैथोजन, पैथोजन से फाइट करने के लिए। जैसे क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में? HCl प्रेजेंट होता है, स्किन प्रेजेंट होता है, म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। और क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस की लेयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट? जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यूरोजेनाइटल ट्रैक में प्रेजेंट होता है। और भी बहुत सारी जगह पे म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। और जैसे कि हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है और आइज में टीयर प्रेजेंट होते हैं, ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट है, मीन्स पहले से ही प्रेजेंट है। RBC, WBC ये सब कुछ पहले से ही प्रेजेंट है जो किससे फाइट करता है? पैथोजन से फाइट करता है। या इसको हम बाद में, ये हमारी बॉडी में नहीं इंटर करता है, ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होता है। इसे क्या बोलते हैं? इननेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब कोई पैथोजन बॉडी में फर्स्ट टाइम अटैक करेगा तो उसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जब सेकेंड टाइम अटैक करता है जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब एक्वायर्ड मीन्स उसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो जब पैथोजन इंटर करेगा उसके बाद हमारी बॉडी डिमांड करेगी, उसके अकॉर्डिंग उसे क्या दिया जाएगा? उसके अगेंस्ट बहुत सारे एंटीबॉडीज का यूज किया जाएगा, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नोन एज इननेट इम्यूनिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द नेम ऑफ 2 बैक्टीरियल डिजीज एंड एक्सप्लेन इट। 2 बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताना, साथ साथ में उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला हो गया टाइफाइड और दूसरा क्या हो गया? निमोनिया। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड सैल्मोना टाइफी से होता है। किससे होता है? सैल्मोना टाइफी से होता है। और निमोनिया किससे होता है? निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, इन्फ्लुएंजा से। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस से होता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। कौन सी डिजीज? निमोनिया। अब टाइफाइड में क्या होता है? टाइफाइड में इसका जो पैथोजन होता है सबसे पहले हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे एंटर करता है कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर का यूज करने से। सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर, बहुत तेज फीवर हो जाता है, 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक फीवर हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होता है और हेडेक होता है और म्यूकस, एक्सेस म्यूकस का सिक्रीशन होता है। ये सब किसके सिम्टम्स होते हैं? टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं। और सीवियर केसेस में टाइफाइड में क्या होता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, मीन्स हमारे इंटेस्टाइन में होल हो जाता है। और कौन सा ट्रीटमेंट, मतलब इसको डायग्नोसिस टेस्ट क्या होता है, कैसे हम पता लगाते हैं कि टाइफाइड है कि नहीं? विडाल टेस्ट से। और सबसे पहले ये डिजीज ट्रांसफर हुई थी किससे? टाइफाइड मैरी से। इसे मैरी मेलोन का नाम था और इससे जब डिजीज ट्रांसफर हुई तो उनका निक नेम रख दिया गया था टाइफाइड मैरी। इन्होंने फूड प्रिपेयर किया था, उसको ईट करने के बाद सबको ये टाइफाइड फीवर हो गया था। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं निमोनिया की। तो निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस से होता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। इसका जो पैथोजन है सबसे पहले अटैक किस पे करता है? लंग की एल्वुलाई। एल्वुलाई का काम क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जब ये लंग की एल्वुलाई को अटैक करता है, उस पर अटैक करता है तो वहाँ पे फ्लूइड फिल्ड हो जाता है एल्वुलाई के अंदर,
जिसकी वजह से प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती, और जब गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती तब क्या होता है, तब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। मीन्स निमोनिया में ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती, इसमें लंग नहीं डैमेज होता है, लंग की एल्वेलाई डैमेज होती। और निमोनिया में सीवियर केसेस में क्या होता है, जो हमारी आईज होती हैं और जो हमारे फिंगर के नेल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, उनका कलर जो होता है वो ग्रे से ब्लूइश कलर का हो जाता है। ये कब होता है, सीवियर केसेस में। और दोनों ही कैसी डिजीज होती है, टाइफाइड और निमोनिया दोनों ही कम्युनिकेबल डिजीज है, मीन्स दोनों ही इन्फेक्शियस डिजीज है। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है उसे कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, या उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल सकते हैं। तो वो दोनों ही डिजीज कम्युनिकेबल होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट का नाम लिखना है। सबसे पहला हो गया जैसे सर्जरी, और द नेक्स्ट हो गया इम्यूनोथेरेपी, जिसे हम कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है, और ये किसके अंदर आता है, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर आता है। अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है, किस लिए किया जाता है, टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है। और क्या था, सर्जरी हो गया। सर्जरी में क्या किया जाता है, जो भी हमारी ट्यूमर सेल्स होती है उनको कट करके बॉडी से रिमूव कर दिया था। और कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी मीन्स किसी पर्टिकुलर केमिकल का यूज किया जाता है। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता, अल्फा इंटरफेरॉन आता। अल्फा इंटरफेरॉन का यूज कहाँ किया जाता है, अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है ट्यूमर की सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या होते हैं। फर्मेंटर्स का मतलब होता है कि जब इंडस्ट्री में हम लार्ज वेसल्स में किसी भी सब्सटेंस की ग्रोथ कराते हैं उसे कहते हैं फर्मेंटर्स। मीन्स लार्ज वेसल्स में हम क्या करेंगे, माइक्रोब्स की ग्रोथ कराएंगे, और यही जो माइक्रोब्स की ग्रोथ कराई जा रही है लार्ज वेसल्स में उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है फर्मेंटर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब जैसे हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनको उन्हीं पर्टिकुलर मतलब जहाँ पे वो हैं वहीं पे उनको प्रोटेक्ट करना, उनको वहीं पे फूड प्रोवाइड करना, या वो जिस हैबिटेट में सर्वाइव करना चाहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट ही वहाँ का इन्वायरमेंट ही वैसे बना देना। मीन्स जहाँ पे स्पीसीज है वहीं पे उनको प्रिजर्व करना, वहीं पे उनको प्रिवेंट करके रखना, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और जब हम कोई स्पेशल प्लेस बना लेते हैं, स्पेशल जगह बना लेते हैं, या स्पेशल एक पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड कराते हैं किसी भी स्पीसीज को कि वहाँ पे वो सर्वाइव करे, उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे कि अलग अलग क्या बना लेना, सीड बैंकिंग का यूज करना, या क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया। इसमें क्या कहता है, या कोई स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने वाली हैं या फिर खत्म हो चुकी, उनका हम तब भी क्या करेंगे, उन बहुत सारी चीजें हम प्रिजर्व करके रखे रहेंगे। अगर वो स्पीसीज खत्म भी हो गई तब भी हम क्या करेंगे, उसका यूज करके हम बहुत सारी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जो खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने वाली हैं, ये सब किसके अंदर आता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। बट जहां पे स्पीसीज सर्वाइव कर रही हैं वहीं पे उनको प्रिजर्व करके रखना, उनको वहीं पे प्रिवेंट करना, बचा के रखना, प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड कराना, उसे कहा जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। तो ये डिफरेंस है इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बीच में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीन थेरेपी। एक्सप्लेन। जीन थेरेपी क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। जीन थेरेपी नाम से पता चल रहा है कि पर्टिकुलर जीन का यूज करना, मतलब कोई भी जीन हमारी बॉडी में डिफेक्टिव हो चुकी है, मीन्स ये एब्सेंट है, उसी जीन को बॉडी के अंदर इंसर्ट कराना, उसे बोलते हैं जीन थेरेपी। अब इसे एक्सप्लेन करना है तो एक 4 साल की बच्ची थी, 4 ईयर गर्ल थी, 1990 में उसकी बॉडी के अंदर एडीए एंजाइम की डिफिशियंसी से उसको ट्रीट करने के लिए, मतलब उस एंजाइम को इंसर्ट कराने के लिए, तब जो है सबसे पहले इस जीन थेरेपी की डिस्कवरी हुई थी कि एक्चुअली जीन थेरेपी होता क्या है। सबसे पहले ये एंजाइम उसकी बॉडी में सबसे पहले लिम्फोसाइट के अंदर इंसर्ट कराया गया था। बट लिम्फोसाइट का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, तो उस लाइफ स्पैन तक वो लिम्फोसाइट सर्वाइव करेगा, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। जब लिम्फोसाइट की डेथ, तो वो एंजाइम भी क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। बट उसके बाद
ये सोचा गया क्यों ना हम इस एडीए एंजाइम को बेबी के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही उसकी बॉडी के अंदर अगर हम इंसर्ट करा देंगे तो वो क्या होगा, परमानेंट के लिए क्यूरेबल होगा। तो अगर एडीए एंजाइम को उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही उसकी बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है तब वो क्या होता है, उसके लिए परमानेंट क्यूरेबल होता है। बट अगर लिम्फोसाइट में हम इंसर्ट कराएंगे तो वो परमानेंट के लिए क्यूरेबल नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था कि जो डेजर्ट में प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो कैसे वहाँ पे अडाप्ट करते हैं। एडाप्टेशन एक्सप्लेन करना है हमें जो प्लांट डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करते हैं। एडाप्टेशन एक्सप्लेन करना जो एनिमल्स जो है डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे एडाप्टेशन पूछा गया है क्या होता है। एडाप्टेशन का मतलब होता है जैसे कि ऐसा सूटेबल इन्वायरमेंट मिलना और वहाँ पे हम प्रॉपरली सर्वाइव कर सकें, प्रॉपर वहाँ पे रिप्रोडक्शन भी कर सके और फर्दर एक्टिविटी जो होती वो सब स्पीसीज परफॉर्म कर सके, उसे कहते हैं एडाप्टेशन। अभी कोई भी स्पीसीज है जैसे बैक्टीरिया है, वो जहाँ पे सर्वाइव करता है, अगर उसको हम बहुत ज़्यादा मतलब वो जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, अगर हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तब बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बैक्टीरिया क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया कम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है और वही कम टेम्परेचर तब हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, तब क्या होगा, बैक्टीरिया उस इन्वायरमेंट पे प्रॉपरली सर्वाइव करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, सब कुछ करेगा, जितनी भी एक्टिविटीज होती है सब परफॉर्म करेगा। बट अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सब स्टॉप हो जाएंगी। तो वही बैक्टीरिया को जो प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया गया, बैक्टीरिया उस इन्वायरमेंट पे प्रॉपरली सर्वाइव कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसे क्या बोला था, एडाप्टेशन। तो मीन्स ऐसा सूटेबल इन्वायरमेंट हमें देना जहाँ पे स्पीसीज प्रॉपरली सर्वाइव कर सके। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडाप्टेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिप्लिकेशन ऑफ HIV। HIV का रिप्लिकेशन कैसे होता है? अगर डायग्राम याद हो तो NCERT में प्रॉपर वे रिप्लिकेशन ऑफ HIV का डायग्राम बना, वो डायग्राम भी हम बना सकते हैं। सबसे पहले अगर ये पूछा जाए रिप्लिकेशन ऑफ HIV एक्सप्लेन करना, सबसे बेस्ट तरीका उसका डायग्राम बना दो और उसके 1-2 पॉइंट लिख दो। 1-2 पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ये जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है मीन्स HIV होता है, सबसे पहले हमारे मैक्रोफेज को डैमेज करता है और मैक्रोफेज में अपनी मल्टीपल प्रोजेनी बना लेता है और प्रोसेस को क्या करता है, वो रिवर्स कर देता है बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से प्रोसेस को रिवर्स कर देता है और वहाँ पे भी अपनी मल्टीपल प्रोजेनी बना लेता है। मीन्स जो DNA होता है हमारा उसको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कंटिन्यूअस वहाँ पे भी अपनी प्रोजेनी बनाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उस पैथोजन से फाइट नहीं कर पाती है और इसके साथ साथ और भी फर्दर बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करने लगते हैं। और इस डिजीज में मीन्स एड्स में HIV क्या करता है, एड्स कॉज करता है और एड्स में क्या होता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर कंटिन्यूअस डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पैथोजन होता है वो अपनी मल्टीपल प्रोजेनी बना लेता है। अगर कोई हेल्पर टी लिम्फोसाइट नया बना भी तो उसको वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यही पूरा रिप्लिकेशन ऑफ HIV है। इस तरीके से HIV हमारी बॉडी पे अटैक करता है। The next question is what is alpha interferon? Write their importance. अल्फा इंटरफेरॉन क्या होता है? बुक में एक जगह पे इंटरफेरॉन लिखा है जहाँ पे इनेट इम्यूनिटी की बात की गई और एक जगह पे अल्फा इंटरफेरॉन लिखा, बट यहाँ पे अल्फा इंटरफेरॉन पूछा। अल्फा इंटरफेरॉन कहाँ लिखा, जहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में लिखा, एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है। तो अल्फा इंटरफेरॉन का इकोनॉमिक्स मीन्स उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस यही है कि वो क्या करता है, ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है, जब जो ट्यूमर सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूअस डिवाइड करती हैं और साथ साथ में जो नॉर्मल सेल होती है उसको भी अपने कांटेक्ट में लेके आती और उसको उसके अंदर भी कैंसीरियस सेल का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से नॉर्मल सेल भी कैंसीरियस सेल बन जाती है और वो भी क्या करेगी, कंटिन्यूअस डिवाइड करेगी। तो यही जो सेल है मीन्स कंटिन्यूअस इन सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टेसिस। तो हमने नेम टू कॉमनली यूज वेक्टर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में 2 कॉमन वेक्टर का जो यूज किया जाता है उस वेक्टर का नाम बताना। सबसे पहला है प्लाज्मिड, दूसरा है बैक्टीरियोफेज। ये 2 ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका यूज कहाँ पे किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक्सप्लेन पीसीआर। पहले तो हम ये देख रहे थे पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का यूज कहाँ पे किया जाता है? पीसीआर का यूज किया जाता है अगर कोई भी डिजीज है, मीन्स ऐसी डिजीज जिसमें हमारे डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, तो उस समय डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है। तो पीसीआर टेक्निक का यूज कहाँ पे किया जाता है? अगर हमारे डीएनए में कोई प्रॉब्लम है या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए और डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए जो है पीसीआर टेक्निक का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? स्पीसीज जब जहाँ पे सरवाइव कर रहे वहां उस प्लेस को छोड़कर किसी और प्लेस पर चले जाना, उसे कहते हैं माइग्रेशन। अब स्पीसीज माइग्रेशन क्यों शो करते हैं? जब स्पीसीज को वहां पे प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलता या उस इन्वायरमेंट में वो प्रॉपरली सरवाइव नहीं कर पाते, तब स्पीसीज क्या करते हैं? माइग्रेशन करते, तब ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन शो करते। ऐसे कुछ बर्ड्स होती हैं वो क्या बोलते हैं समर सीजन में जो है कहीं और चली जाती हैं, क्योंकि वो समर में उतनी ज़्यादा गर्मी को वो जो है सह नहीं पाती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वहाँ पे अडाप्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो वहाँ की प्लेस को छोड़ के किसी और प्लेस पे चले जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं गर्मी के समय शिमला चले जाते हैं या नैनीताल चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे इनको सुटेबल ज़्यादा फील होता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे वो सरवाइव करते हैं। तो स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म माइग्रेशन क्यों शो करते हैं? जब वहाँ की इन्वायरमेंट को वो मतलब वो उस इन्वायरमेंट को प्रॉपरली अडाप्ट नहीं कर पाते, तभी स्पीसीज क्या करती हैं? माइग्रेशन शो करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? इसके पूछे जाने के 100% चांसेस है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। गॉस साइंटिस्ट का कहना ये था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो, कंपटीशन को स्टॉप भी किया जाता है। ये बोला जाता है कि जैसे दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वो हमेशा कंपटीशन ही शो करेंगी, जरूरी नहीं कि वो हमेशा कंपटीशन शो करे। जैसे अगर दो स्पीसीज एक साथ सरवाइव कर रही हैं, दोनों जब अलग अलग हैबिटेट मीन्स जो है जैसे वो कोई और एक्टिविटी करे, दूसरी स्पीसीज कोई और एक्टिविटी करे, वो कुछ और खाए, दूसरी स्पीसीज कुछ और खाए, तब क्या होगा? कभी भी दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन नहीं होगा। तो इन साइंटिस्ट का कहना यही था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पीसीज के बीच में कंपटीशन ही हो रिसोर्सेज के लिए। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं तो अगर स्पीसीज मतलब खाना चाहे तो जैसे क्या बोलते हैं, जैसे थोड़ा सा वो खा सकते हैं, या फिर अलग अलग स्पीसीज का फूड जो है पर्पस अलग अलग होता है, वो कुछ और खा रही है, वो कुछ और खा रही है, तो इससे क्या होगा? दो स्पीसीज के बीच में कभी भी किसी भी चीज के लिए कंपटीशन नहीं होगा। तो इन साइंटिस्ट का कहना यही था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो, कंपटीशन को अवॉइड भी किया जा सकता है। यही है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। The next question is write the name of first antibiotic and who discovered? पहला एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन। क्या है पहला एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था उसकी डिस्कवरी के पर्पस के लिए। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। The next question is what is autoimmunity and write their example. Autoimmune disease क्या होता है? Autoimmune disease का मतलब होता है जब हमारी ही सेल किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसे हो जाते हैं कि हमारी ही अपनी ही सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। मींस किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से सेल्स जो होती हैं वो खुद की सेल को ही डैमेज करने लगती हैं। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे अगर हम बात करें तो रुमिनेंट अर्थराइटिस, इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स में। बोला था ओल्ड एज में जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ओल्ड एज में क्या होता है? जो ओल्ड पर्सन होते हैं उसमें क्या होता है? खुद की ही सेल अपनी ही सेल को डैमेज करने लगती है, जिसकी वजह से जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है और जॉइंट में क्या होता है? पेन होता है। इस टाइप की डिजीज को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। The next question is what is species area relationship? ये भी पूछे जाने का 100% चांसेस है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या है? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ भी बना हुआ है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का मतलब होता है, नाम से ही पता चला, अगर स्पीसीज को
प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाएगी तो स्पीसीज प्रॉपरली सर्वाइव करेगी। जैसे कि अगर कोई स्पीसीज है बस इतने एरिया में रह रहा है, थोड़ी सी उसको जगह हमने और प्रोवाइड कर दी तो वो और अच्छे से रहेगा, थोड़ी सी हमने उसको और जगह दे दी तो और अच्छे से रहेगा, थोड़ी सी और जगह हमने दे दी तो और अच्छे से वो सर्वाइव करेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या करेंगे, अलेक्जेंडर ने इसके बारे में बताया था, अगर हम जो है इस एरिया बढ़ाएंगे तो स्पीसीज के नंबर्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ऐसा नहीं है कि एरिया बढ़ाने से स्पीसीज के नंबर्स डिक्रीज होंगे। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ यही बताता है कि अगर हम स्पीसीज को प्रॉपर एरिया देंगे, एरिया हम बढ़ाएंगे तो स्पीसीज के नंबर्स भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे। The next question is what is Ribet-Popper hypothesis? जितना मैंने क्वेश्चन बताया इसमें से 4-5 क्वेश्चन से पूछे जाने के 100% चांसेस है। ऐसे रिबेट-पोपर हाइपोथेसिस भी कई बार पूछा जा चुका। अब ये रिबेट-पोपर हाइपोथेसिस क्या है, इसके बारे में पाउल एनरिच ने बताया था। इन्होंने एक एरोप्लेन का एग्जाम्पल लेके समझाया था। इन्होंने कहा अगर एक एरोप्लेन है उसको हम क्या मान लेते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, ये क्या है, एरोप्लेन एक इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, और उसमें जो पैसेंजर सर्वाइव करे वो स्पीसीज हो गए। ठीक है, अब जैसे जैसे मीन्स एक एक पैसेंजर एक एक पार्ट को, रिबिट का मतलब होता है टुकड़े, उसके पार्ट्स, तो एक एक पैसेंजर रोज रोज अपने घर पे, मतलब जितने पैसेंजर उस एरोप्लेन में हैं वो सारे पैसेंजर एरोप्लेन के एक एक पार्ट को अपने घर लेके चले जा रहे हैं। सारे पैसेंजर जैसे जितने पार्ट है सब एक समय, मतलब ऐसा आएगा कि उसमें उस एरोप्लेन में एक भी पार्ट उस एरोप्लेन का नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि वो पैसेंजर अपने घर लेके चले जा रहे हैं एक एक पार्ट, कोई कुछ लेके गया, कोई कुछ लेके गया, कोई कुछ लेके गया। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जो है वो एरोप्लेन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इनका यही कहने का मतलब जिस हिसाब से जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा और भी एक्टिविटीज हो रही, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से स्पीसीज के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, इस हिसाब से एक समय ऐसा आएगा कि इस इकोसिस्टम पे एक भी स्पीसीज नहीं बचेंगी। मीन्स ये जो इकोसिस्टम है, जैसे जैसे स्पीसीज के नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, जैसे वहाँ पे एयरप्लेन के नंबर या एरोप्लेन के नंबर्स जो है वो घटते जा रहे हैं, उसके पार्ट हटते जा रहे हैं, इस तरीके से जैसे इस इकोसिस्टम में स्पीसीज के नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि इस इकोसिस्टम पे एक भी स्पीसीज नहीं बचेंगी। तो रिबेट-पोपर हाइपोथेसिस से पाउल एनरिच ने यही समझाया था। The next question is what is biodiversity? Write the name of 3 biodiversity. Biodiversity क्या होता है? बायो का मतलब बायोलॉजिकल, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। हम इस अपने पूरे इन्वायरमेंट में देख ले, चारों तरफ क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैरायटी है। मीन्स अलग अलग प्रकार की स्पीसीज जो हैं इस इकोसिस्टम पे सरवाइव करती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, सब कुछ डिफरेंट है। तो जितनी भी स्पीसीज इस इकोसिस्टम, इस इन्वायरमेंट में सरवाइव करती हैं वो सारी कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। वैरायटी ऑफ स्पीसीज इस इकोसिस्टम पे सरवाइव जो कर रही हैं उसे बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो 3 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी होती है, एक जेनेटिक, एक स्पीसीज और एक इकोलॉजिकल। कौन कौन से, जेनेटिक, स्पीसीज एंड देन नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। लास्ट क्वेश्चन इज राइट द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ कैंसर। कैंसर के केस में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कैंसर है कि नहीं। सबसे पहले जैसे बायोप्सी किया जाएगा, बायोप्सी में क्या किया जाता है, जहां पे कैंसर हुआ है वहां के टिश्यू को कट कर लिया जाता है और उसकी प्रॉपर स्टडी की जाती। तो वही जो टिश्यू को कट किया गया और फिर उसकी जब स्टडी की जाएगी तो टिश्यू की कटिंग को क्या बोलेंगे, बायोप्सी बोलेंगे। फिर जब उसकी प्रॉपर स्टडी की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो सबसे पहला क्या हो गया, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बोन मैरो टेस्ट किया जाता है, मीन्स कहीं किसी के नंबर्स तो नहीं इंक्रीज हुए। ल्यूकेमिया में क्या होता है, मीन्स ब्लड कैंसर में क्या होता है, इसमें जो है WBC के नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, उसी को बोला जाता है ल्यूकेमिया या बोले हम ब्लड कैंसर। तो बोन मैरो टेस्ट किया जाता है, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है, MRI टेस्ट किया था, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की जाती है, CT स्कैन किया था, कंप्यूटर टोमोग्राफी की जाती, एक्सरे किया था। इन सारी टेक्निक से आइडेंटिफाई किया जाता है कि उस पर्सन को कैंसर है कि नहीं। और अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सा है, तो सबसे बेस्ट टेक्निक है आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बस यही है कि MRI जो है बॉडी के इंटरनल पार्ट में
मीन्स ऐसी जगह पे अगर हुआ है कैंसर जहाँ पे हम एक्सरे नहीं कर सकते, सीटी स्कैन नहीं कर सकते हैं और वहाँ से हम टिश्यू को नहीं कट कर सकते, तो वहाँ पे इंटरनल ऑर्गन के लिए जो है एमआरआई टेस्ट किया जाता है। तो ये सारे टेस्ट हैं, ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो किस में किए जाते हैं, कैंसर में किए जाते हैं। तो हमने इस पूरे लेक्चर में प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।